पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर BA में। बेटा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? एक 24 साल की लड़की जिसका नाम आयुषी था, जिसने अभी करंट में BA पास किया था, वह राजस्थान के जयपुर में रहने वाली थी। उसके परिवार में 4 सदस्य थे, वो, उसकी माँ, उसका बाप और उसका एक छोटा भाई। तो होता कुछ ऐसा है, 1 साल पहले आयुषी के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम था विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, लोअर डिविजनल क्लर्क थे। तो आयुषी के जो पिता रहते हैं, उनकी अचानक 1 साल पहले मृत्यु हो जाती है। तो अनुकंपा के हिसाब से उनकी जो जॉब है वो घर के किसी एक सदस्य को मिलनी चाहिए। वही जॉब पूरे घर का सत्यानाश कर देती है, पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है। तो होता क्या है, जब आयुषी के पिता की मृत्यु हुई होती है, तब आयुषी ने सिर्फ 12th पास ही किया था। तो उस समय अनुकंपा के हिसाब से वो जॉब घर के किसी भी एक सदस्य को मिलनी होती है। तो ऐसे में आयुषी अपनी माँ को बोलती है, माँ, पिताजी की जो जॉब है उसको मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ, उसका फार्म मैं भर देती हूँ, वो नौकरी मैं करूँगी। तो माँ होती है, वो तो हाँ कर देगी। माँ ने बोला ठीक है बेटा, तुमको करनी है नौकरी, तुम फार्म भर दो। लेकिन ये सब बात जब उसके मामा को पता चली, तो आयुषी के मामा ने अपनी बहन यानी आयुषी की माँ को बोला, देखो बहन, आयुषी अभी छोटी है, अभी वो 12th ही उसने पास किया है, आपके लिए अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आपका एक बेटा भी है जो मानसिक रूप से सही नहीं है, तो आपको उसकी भी देख रेख करनी है। और आयुषी अभी पूरी उम्र पड़ी है, वो पढ़ाई करके और भी अच्छी जॉब पा सकती है, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ आपकी आयुषी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, आपको देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा करो, वो जॉब आप ले लो आयुषी के लिए, फिर आगे कुछ देखते हैं। तो ये सुन के उसकी माँ को भी ठीक लगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आयुषी अभी छोटी है, अभी तो वो पढ़ ही रही है, वो पढ़ाई करके खुद से जॉब हासिल कर लेगी। मेरा क्या है, अभी मैं जॉब कर लेती हूँ, आगे मेरा बेटा भी है, उसको भी पालने के लिए और अभी पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में वो बोलती है कि बेटा आप रहने दो, वो जॉब मैं करती हूँ। तो उसने उसका फार्म भर दिया, उसकी माँ ने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। अनुकंपा में उसकी आयुषी की माँ को वो जॉब मिल जाती है। यहीं से पूरा काम शुरू होता है, क्योंकि आयुषी को ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने मेरा हक छीन लिया, मेरे हक की जो नौकरी थी वो माँ ने ले ली। तभी से वो अपनी माँ पे खैर खा जाती है और उससे बोलना चालना बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, बिल्कुल दुश्मन की तरह मानने लगती है। आयुषी की माँ आयुषी को समझाती भी है कि बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके आगे तो पूरा ज़िंदगी पड़ा है, आप पढ़ाई करो, आगे अपने हिसाब से तुम अपने मन से जैसा भी चाहिए आप जॉब कर सकते हो, आप होनहार हो, अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, सब चीज़ है, क्या दिक्कत है आपको। तो उसकी माँ बोलती है आप LLB कर लो। लेकिन आयुषी को सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सभी लोग उसको दुश्मन लग रहे थे। पिता की मौत के कुछ दिन बाद वो माँ से गुस्सा रहने लगती है, उससे बात नहीं करती है, उसके पास बैठती नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी दिन तक गुस्सा बने रहे। इसके बाद वो क्या करती है, इनके राजस्थान में 2 मकान जयपुर में रहते हैं। तो वो जो पहले वाला मकान रहता है पुराने घर में, वो वहाँ से छोड़ के पुराने वाले घर में जाके शिफ्ट हो जाती है। तो माँ को भी लगा बेटी थोड़ी सी नाराज़ है, अभी कुछ दिनों के लिए गई है, वैसे भी वहाँ पे बड़े भाई साहब वगैरह रहते हैं, तो कुछ दिन बाद मान जाएगी और वहाँ से घर वापस आ जाएगी। तो ये सोच के वो परेशान नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे उसके फैमिली के सदस्य रहते थे। तो सोचा तो कुछ दिन गुस्सा रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे वापस आ जाएगी। लेकिन आयुषी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, उसके मन में अंदर अंदर सरकारी नौकरी का भूत खाए जा रहा था। वो बस कैसे भी करके उसको सरकारी नौकरी चाहिए थी, उसके लिए चाहे उसको किसी का भी कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को मारना तक क्यों ना पड़े। आयुषी के जो ताऊजी थे, उनका एक बेटा भी था जिससे आयुषी की बहुत अच्छी जमती थी। वो अगले दिन अचानक से बैठी होती है और अपने भाई को बोलती है, भाई मुझे अपनी माँ को मारना है, तुझे साथ देना हो तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दे, मुझे अपनी माँ को मारना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए कैसे भी करके, बस बात ख़त्म। ये सुन के उसका भाई भी काफ़ी देर तक सन्न रह जाता है। उसके बाद सोचता है और वो बोलता है, तुझे तो तेरी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आखिर मुझे क्या मिलेगा तेरी हेल्प करने पर। इसके बाद आयुषी अपने भाई से बोलती है, देख मेरा एक 5 बीघा का प्लाट है जो आगरा एक्सप्रेस वे पे ऑन रोड पड़ा हुआ है, जिसकी कीमत कम से कम 14 से 15 करोड़ होगी।
अगर तू मेरी हेल्प करता है उनको मारने में तो वो प्लाट मैं तेरे नाम कर दूंगी। ये सुन के आयुषी के ताऊ का बेटा भी लालच में आ जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। आयुषी के ताऊ का लड़का जब जाके आयुषी के ताऊ यानी अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, आयुषी मुझसे ऐसी बात कह रही थी और बोल रही थी आप अगर मेरी इसमें हेल्प करोगे तो मैं आपको आगरा एक्सप्रेस वे पे जो हमारा 5 बीघा का प्लाट है वो आपके नाम कर दूँगा। आयुषी का ताऊ वो भी लालच में आ जाता है और वो आके आयुषी से पूछता है क्या ये सच है। आयुषी बोलती है हाँ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और जो भी प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट में जो भी रहेगा वो भी मेरी हो जाएगी, जयपुर के दोनों मकान वो भी मेरे नाम आ जाएंगे, वो प्लाट मैं आपको लिख दूंगा, बस कैसे भी करके मेरी हेल्प कर दो। तो ये सब सुनने के बाद आयुषी का ताऊ भी लालच में आ जाता है और वो क्या करता है प्लानिंग शुरू कर देते हैं, आपस मिलजुल कर प्लानिंग शुरू करते हैं और सोचते हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मौत एक हादसा लगे और किसी का नाम भी ना आए। तो सभी लोग आपस में बातचीत करके आपस में बुद्धि सुलझा के आइडिया सोचने लगते हैं। तो उनको लास्ट में एक सुझाव आता है क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको कार एक्सीडेंट में मार दिया जाए, जिससे देखा जाएगा कि कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई और सभी लोग बच जाएंगे, किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। पहले ये लोग थार गाड़ी से मारने का प्लान बनाते हैं और 4 लोगों को हायर करते हैं जिनको 7 लाख रुपए का सुपारी दिया जाता है कि आपको एक महिला को मारना है, आपको 7 लाख रुपए देंगे। उसका ताऊ रहता है वो अपने गांव से ही कुछ इधर उधर के लोग पकड़ के लाता है और एक थार को बुक करता है कि थार से उड़ा के और वहां से भाग जाएंगे, किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा। तो आयुषी के ताऊ ने जो 4 लोग हायर किए थे वो 2 लोग आयुषी घर के बाहर बाइक से बैठे रहते थे और 2 लोग गाड़ी में बैठे रहते थे कि वो जब भी बाहर निकले और मौका मिलते ही उनको थार से उड़ा दिया जाए और वहाँ से फरार हो जाए, उनका काम ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा एक बार होता है जब नीरज शर्मा यानी कि आयुषी की माँ जब जा रही होती हैं तो अचानक उनके पास से थार इतनी स्पीड में गुजरती है, लेकिन वहाँ कुछ और लोगों के होने की वजह से वो उनको उड़ा नहीं पाती है थार जो होती है, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग रहते हैं। तो जिस कारण नीरज शर्मा बच जाती हैं और वो इतना डर जाती हैं, वो समझ गई थी कि मुझको कोई मारना चाहता है। उस दिन से वो इतना डर गई थी भी कहीं भी आना जाना बाहर निकलना उन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया था। जो भी चीज़ मंगाती खाने के लिए ऑनलाइन मंगा लेती, अभी जो भी ज़रूरत होती ऑनलाइन ही मंगा लेते। उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था क्योंकि उनको समझ आ गया था कि उनको कोई मारना चाह रहा है, उनका कोई दुश्मन है और वो घर पे अकेली थी। एक घर पे अपाहिज बेटा था जो उनके किसी भी काम में हेल्प करने लायक नहीं था। तो वो इतना डर गई थी, बेटी भी नहीं आ रही थी तो इतना डर गई थी, घर से उन्होंने निकलना ही बंद कर दिया था। आयुषी घर के बाहर जो 2 लोग बाइक लेके खड़े रहते थे उन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया आयुषी के ताऊ को कि वो तो अभी बाहर ही नहीं निकल रही हैं। उस दिन के बाद उनका कोई आना जाना इधर उधर कहीं भी नहीं जा रही हैं, वो घर के अंदर ही पैक होके रखी हैं, वो कहीं नहीं जा रही हैं। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो जाता है थार वाला, तो इसके बाद वो थार को हटा दिया जाता है। अभी एक वो दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो को हायर करते हैं। अभी क्या होता है कि जो 2 लोग बाहर खड़े रहते हैं वो पूरा दिन उसी में रहते हैं, कब वो बाहर निकलती हैं कब कहाँ जाती हैं उनको बस वही देखना था। बाकी 2 लोग स्कॉर्पियो में रहेंगे कि जब भी वो बाहर निकले और उनको उड़ा के गाड़ी निकल जाए, क्योंकि उनका बेटा बीमार था। उनको दिखाने के लिए उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। तो वो हॉस्पिटल लेके अपने बेटे को गई और वहाँ पे उन्होंने दिखाया। इस तरफ से जब जा रही थी तो वो उनको स्कॉर्पियो ने उड़ा नहीं पाया, क्योंकि जब इस तरफ से नीरज शर्मा गई तो उसके साथ उनका बेटा भी था, जिस कारण उन्होंने उसको नहीं उड़ाया। क्योंकि आयुषी ने अपने भाई को उड़ाने से मना कर दिया था क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। दूसरा कि वो उसके काम में कोई दखल नहीं दे सकता था क्योंकि वो पहले से ही अपाहिज था, उसको सरकारी नौकरी तो मिलनी ही नहीं थी। तो होता क्या है, उसकी माँ जब हॉस्पिटल में जाती है वो उसको अपने भाई को अपने बेटे को वहाँ पे दिखा रही होती है। तो इतने में वो लोग क्या करते हैं कि उस तरफ तो आयुषी को ये चीज़ पता चलती है, तो आयुषी सोचती है कि उस तरफ से भी जब भी माँ आएगी तब भी वो उसको लेके आएगी, तब भी हमारा प्लान फेल हो जाएगा, तब भी उसको नहीं उड़ा सकते। तो वो क्या करती है, खेल करती है
और घर पे आ जाती है और घर पे आके माँ को फ़ोन करती है, माँ मैं घर पे आई हूँ, अर्जेंट आपसे 2 मिनट बात करनी है, बस 2 मिनट के लिए आप घर पे आ जाइए। क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है पास में ही था, उसका थेरेपी वगैरह चल रहा था, तो उसमें उसकी माँ ने बोला बेटा मुझको कम से कम 2 घंटा लगेगा, तेरे भाई की थेरेपी चल रही। तो आयुषी बोलती है माँ बस 5 मिनट आप आइए और चले जाना, मुझको बस 5 मिनट का काम है, उसके बाद आपको मैं फ्री कर दूँगी, बस बहुत ही अर्जेंट है। तो माँ भी सोचती है बेटी नाराज़ है, काफ़ी दिनों बाद घर आई है, तो चलिए देख लेते हैं। तो वो डॉक्टर को बोलती है सर आप थोड़ा देर देखिए, मैं घर पे होके अभी 10 मिनट में वापस आती हूँ। ये कह के नीरज शर्मा हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकलती हैं, बाहर निकलने के बाद जैसे ही 100-200 मीटर बाहर निकलती हैं, उधर से जो स्कॉर्पियो वाले वहाँ पे रेडी रहते हैं कि ये कब अकेली दिखें और कब इनको उड़ाया जाए। तो जैसे ही वो वहाँ से दिखती हैं कि हाँ अकेले आ रही हैं, इन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और फुल स्पीड में लगभग 100 की स्पीड में लाके नीरज शर्मा को टक्कर मारते हुए गाड़ी उस तरफ निकल जाती है। क्योंकि नीरज शर्मा अपनी साइड में चल रही थी, तो टक्कर इतनी ज़ोरदार था कि वो लेफ़्ट साइड से उनको उछलकर राइट साइड में आके गिरती हैं, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और बगल में 2 लोग बैठे हुए वो लोग भी घायल हो जाते हैं, जिसका CCTV वीडियोज़ आपने देखे लिया होगा।